अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटी। अभी हमने क्लिनिकल फीचर्स में पढ़ा कि अलग अलग टाइम पे जो है वो बच्चे आते हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं उनको लेकर के आते हैं। तो अगर कोई इनिशियल स्टेज में ही CTEV डिफॉर्मिटी को डिटेक्ट कर ले बच्चे में कि हाँ इसको ये है, एंड न्यू बॉर्न बेबी का लाइक थेरेपी स्टार्ट हो जाए, तो इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर द थेरेपिस्ट कि काफ़ी हद तक वो बच्चे की डिफॉर्मिटी को करेक्ट कर सकता है। दैट्स वाई फर्स्ट पॉइंट नॉन ऑपरेटिव मेथड्स में, यानी कि इसमें हम कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है मैन्युपुलेशन। मैन्युपुलेशन में क्या करते हैं कि जो थेरेपिस्ट होता है उसका जो थंब होता है वो बच्चे के कैल्केनियो क्यूबॉइडल जॉइंट पे रहता है। वो इस तरीके से बच्चे के फुट को होल्ड करता है और उस फुट को प्रॉपरली होल्ड करके वो न्यूबॉर्न जो बच्चे का फुट है उसको डॉर्सीफ्लेक्स्ड और इवर्ट करता है, यानी कि ऑलरेडी उस बच्चे का पैर जिस पोजीशन में है उसके अपोजिट। समझ में आया? बच्चे का जो पैर है वो प्लांटर फ्लेक्स्ड है, नीचे की तरफ है और अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। तो थेरेपिस्ट उसके अपोजिट एक्शन कर रहा है, वो उसको ऊपर यानी कि डॉर्सीफ्लेक्स और बाहर यानी कि इवर्ट कर रहा है। और इसको प्रेशर को बेसिकली 5 सेकेंड होल्ड करेगा वो, और इस प्रोसेस को रिपीटेटिवली काफ़ी बार सेवरल टाइम्स वो 5 मिनट्स के लिए करेगा। सो दैट इज़ अ मैन्युपुलेशन। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है मैन्युपुलेशन एंड द POP, यानी कि मैन्युपुलेशन भी हो रहा है एंड साथ ही साथ में उसके POP भी है। तो सर्जन जो है वो मैन्युपुलेट करते हैं एंड देन फिर फुट को करेक्टेड पोजीशन में प्लास्टर कास्ट लगा देते हैं, यानी कि सबसे पहले उन्होंने मैनिपुलेशन किया और उसके बाद जैसे ही वो करेक्टेड पोजीशन में आया तो उस पर प्लास्टर चढ़ा दिया। ठीक है ना? सो दैट इज़ अ मैनिपुलेशन विद द POP। ठीक। थर्ड हमारी जो है वो बेसिकली 2 फिलोसफीज़ हैं। फर्स्ट इज़ द काइट फिलोसफी। ठीक है, आई एम सो सॉरी। फर्स्ट इज़ द काइट फिलोसफी एंड द सेकेंड वन इज़ द पॉन्सेटी फिलोसफी। तो इसको शॉर्ट में देखते हैं कि ये दोनों क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे काइट फिलॉसफी की। तो इसमें बेसिकली एक सीक्वेंस होती है जिसको फॉलो करना होता है एंड उससे बच्चे की डिफॉर्मिटी को करेक्ट किया जाता है। ऑल्सो आप देख सकते हैं कि मैनिपुलेशन करते हुए कैसे थेरेपिस्ट का जो थंब है वो कैल्केनियो क्यूबॉइडल जॉइंट पे है। ठीक है, ये डायग्राम में दिया है। ओके, सो हम काइट फिलॉसफी के बारे में पढ़ रहे थे। तो जैसे कि मैंने बोला कि इसमें एक सीक्वेंस को फॉलो करना होता है मैनिपुलेशन करने के लिए और डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए। तो वो जो सीक्वेंस है उसको आपको इस तरीके से याद रखना है। सबसे पहले आप कॉपी में यहाँ पे लिखोगे AD, फिर आप लिखोगे V, फिर आप लिखोगे E। तो अब देखते हैं ये क्या क्या है। सबसे पहले है AD, जिसका मतलब है 4 फुट अडक्शन, यानी कि सबसे पहले आप 4 फुट अडक्शन को करेक्ट करोगे। नेक्स्ट आप V, यानी कि आप करेक्शन करोगे हील वारिस का। थर्ड है E, यानी कि हाइंड फुट इक्वाइनस का आप करेक्शन करोगे। एंड आपको इतना याद रखना है कि जो अडक्शन डिफॉर्मिटी होती है उसको आप सबसे पहले करेक्ट करते हो, उसके बाद आप इन्वर्जन को करेक्ट करते हो एंड देन फिर आप इक्वाइनस डिफॉर्मिटी को करेक्ट करते हो। तो अगर आपको ये 3 याद भी रह गए दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, तो उस ऑल्सो इसका जो प्लास्टर कास्ट लगता है वो बिलो नी प्लास्टर कास्ट लगता है और कास्ट को हम एवरी 2 वीक चेंज करते हैं और ये कंटिन्यू किया जाता है प्लास्टर लगाना। ठीक है ना, अनटिल इट इज़ पॉसिबल टू ओवर करेक्ट ऑल द डिफॉर्मिटी, जब तक डिफॉर्मिटी जो है वो करेक्ट नहीं होती। एंड जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली विद इन फर्स्ट 6 वीक्स में स्टार्ट हो जाती है बच्चे की। नेक्स्ट है पॉन्सेटी फिलॉसफी। इसमें क्या होता है, मतलब दीज आर फिलॉसफीज़ कि किस तरीके से हम करेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है कि हम थंब से प्रेशर देते हैं ओवर द टैलस हेड। जो टैलस का हेड है उससे आप थंब से प्रेशर दोगे और डिफॉर्मिटी को करेक्ट करोगे। कैसे? जब आप पूरे के पूरे जो डिफॉर्मिटी का कॉम्प्लेक्स है उसको अंडर द टैलस लेकर के आओगे बाय ग्रेजुअली स्ट्रेचिंग द टाइट स्ट्रक्चर्स, यानी कि टाइट स्ट्रक्चर्स को जब आप स्ट्रेच कर रहे हो, प्रेशर से थंब से प्रेशर दे रहे हो टैलस हेड पे, एंड धीरे धीरे यू हैव टू ब्रिंग दैट डिफॉर्मिटी इन अ करेक्टेड पोजिशन। हेंस जो कैल्केनियो क्यूबॉइडल नेविकुलर कॉम्प्लेक्स है वो एक्सटर्नली रोटेट करेंगे अंडर द टैलर हेड,
क्योंकि हर चीज़ मीडियली एंड इंटरनली रोटेट हो गई है, तो हमें उसको बाहर लाने के लिए एक्सटर्नली रोटेट करना है। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। और इसमें सबसे पहले हम कैविस को करेक्ट करते हैं, उसके बाद एडक्शन, उसके बाद वैरस एंड देन इक्वाइनस। यानी कि सब कुछ सेम है, लेकिन बस इस वाले में सबसे पहले कैविस को करेक्ट करते हैं, उसके बाद जो सीक्वेंस है वो काइट वाली ही है, यानी कि एडक्शन, वैरस एंड इक्वाइनस। समझ में आया इतना? एंड में भी आफ्टर मैनिपुलेशन आप अबव नी पीओपी लगा देते हो, जिसको आप हर 5 से 7 दिन बाद चेंज करते हो। उसके बाद बात करते हैं कुछ सर्जिकल ऑपरेटिव मेथड्स की। अब देखो ऑपरेटिवली एंड सर्जिकली कैसे हम इसको ट्रीट करते हैं। इसको समझने से पहले एक बहुत ही बेसिक सी बात है, ठीक है, जो अगर किसी ने समझ ली तो उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा इसको याद करना। हमारा मतलब जो बच्चे का फुट है CTEV में, वो ये जो लाइन से 3 चीज़ें हैं ना, ऐसा हो रहा है, यानी कि इक्वाइनस हो रहा है, वैरस हो रहा है और कैविस हो रहा है। तो ये प्लांटर फ्लेक्स्ड है, तो जाहिर सी बात है ये अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि ये मीडियली जा रहा है। तो मीडियल साइड पे ये छोटा हो गया, यानी कि मीडियल साइड के जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे वो तो शॉर्टन हो गए। तो सर्जरी में हम क्या करेंगे, उन्हीं स्ट्रक्चर्स को ही तो रिलीज़ करेंगे जो टाइटन्ड हो गए, शॉर्टन्ड हो गए। आया समझ में? इट्स वेरी इजी। अगर कोई फुट इस तरीके से जा रहा है, ये चीज़ लेंदन हो गई, ये चीज़ शॉर्टन हो गई, तो सर्जरी में क्या होगा, इसी चीज़ को तो रिलीज़ करेंगे ताकि डिफॉर्मिटी करेक्ट हो जाए। मैंने पहले ये पढ़ा कि किस तरीके से मीडियल साइड पे और पोस्टीरियर साइड पे चीज़ें जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, वो पास में आ रही हैं। तो सर्जरी में पोस्टीरियर और मीडियल साइड उन्हीं कॉन्ट्रैक्टेड स्ट्रक्चर्स को रिलीज़ करके लेंदन करना ही सर्जरी ट्रीटमेंट है, सर्जिकल ट्रीटमेंट है। ऑपरेटिव मेथड्स में उन्हीं स्ट्रक्चर्स को रिलीज़ करेंगे, इसीलिए पहला पॉइंट आ जाता है पोस्टीरियो मीडियली सॉफ्ट टिश्यू रिलीज। तो इसमें क्या होता है, ऐसे में जितने भी टाइट सॉफ्ट टिश्यूज स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं या कैप्सूल्स हैं पोस्टीरियो मीडियल साइड ऑफ द फुट पे, उनको रिलीज किया जाता है ऑपरेटिव मेथड से। ओके, नेक्स्ट इज ऑन द पोस्टीरियर साइड। अब पोस्टीरियर साइड पे भी कॉन्ट्रैक्टेड है, पोस्टीरियर साइड पे भी कॉन्ट्रैक्टेड है, मीडियल साइड पे भी कॉन्ट्रैक्टेड है और पोस्टीरियो मीडियल साइड पे भी कॉन्ट्रैक्टेड है। क्योंकि अब देखते हैं पोस्टीरियर साइड पे किस तरीके से होगा। तो पोस्टीरियर साइड्स पे सबसे पहले पीछे टेनो एक्लीज है, एक्लीज का टेंडन है, तो उसको लेंथनिंग करेंगे बाय द जेड प्लास्टी। ठीक है, जेड प्लास्टी इज़ अ प्रोसीजर, यहाँ पे आप देख सकते हो ये इस तरीके से। तो इसको रिलीज़ करना, ये टाइटेंड हो गया, तो यहाँ से इसको ऐसे सर्जिकली कट लगा करके इस तरीके से इसको लेंथन कर देंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड अ जेड प्लास्टी। आप देख रहे हैं कि जेड बन रहा है, दैट्स वाई दिस प्रोसीजर इज़ नोन एज जेड प्लास्टी। तो पीछे की तरफ क्योंकि एक्लीज टेंडन होता है, तो सबसे पहले तो उसी एक्लीज टेंडन का रिलीज़ होगा। नेक्स्ट रिलीज होगा पोस्टीरियर कैप्सूल ऑफ द एंकल एंड सबटैलर जॉइंट, एंड थर्ड रिलीज होगा पोस्टीरियर साइड पे जो टेलो फिब्यूलर और कैल्केनियो फिब्यूरल लिगामेंट्स हैं। अगर आपने एनाटॉमी अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए कि पोस्टीरियर साइड्स पे यही लिगामेंट्स होते हैं, एंड मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया भी है। तो पीछे की साइड ये लिगामेंट्स होता है, तो यही तो लिगामेंट्स टाइट होंगे, कॉमन सेंस ही बात है। तो इन्हीं को ही रिलीज़ करेंगे ऑपरेटिवली पोस्टीरियर साइड पे। थर्ड आ जाता है मीडियल साइड पे क्या क्या करेंगे। तो मीडियल साइड पे लेंथनिंग करेंगे 3 टेंडन्स की, याद रखना 3 रूल्स से। यहाँ पे 3 टेंडन्स की लेंथनिंग होगी, क्योंकि 3 टेंडन्स शॉर्टन हो रहे हैं तो उन्हीं की लेंथनिंग होगी। सबसे पहले टिबियालिस पोस्टीरियर की, सेकंड फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस की, एंड थर्ड फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस की। समझ में आया? और जो मोटी परत वहाँ पे थिकन शीट की बन जाती है, उसको भी निकाल दिया जाता है, यानी कि उसको भी एक्साइज कर दिया जाता है। थर्ड हमारा है रिलीज ऑफ 3 लिगामेंट्स। 3 ही लिगामेंट्स रिलीज करे जाते हैं, टेलोनेविकुलर लिगामेंट, सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द डेल्टॉइड लिगामेंट एंड द स्प्रिंग लिगामेंट। थर्ड है
3 और स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको रिलीज़ किया जाता है। सबसे पहले जो इंट्रोशियस टेलोकैल्केनियल लिगामेंट है उसको, जो नेविकुलर क्यूनिफॉर्म का कैप्सूल है उसको, एंड क्यूनिफॉर्म फर्स्ट मेटाटार्सल का जो जॉइंट है उसको। इसको एज इट इज़ याद कर लो एनाटॉमी अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो। इसके अलावा प्लांटर साइड यानी कि जो नीचे वाली परत है, प्लांटर साइड जो है उस पे भी रिलीज़ किया जाता है। सबसे पहले तो प्लांटर साइड पे प्लांटर फेशिया होगा तो उसी को रिलीज़ किया जाएगा। उसके अलावा रिलीज़ किया जाता है शॉर्ट फ्लेक्सर्स ऑफ टो। जो टो के जो फ्लेक्सर्स हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, जैसे कि फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस हो गया या फिर जो एब्डक्टर हेलिसिस हो गया, तो इन सब को भी रिलीज़ किया जाता है। इसके अलावा जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं उनको भी रिलीज़ किया जाता है अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे कि पोस्टीरियली आपको रिलीज़ करना है इक्वाइनस के लिए, मीडियली आपको रिलीज़ करना है फॉर द अडक्शन, और प्लांटर आप रिलीज़ करेंगे फॉर द कैविस। जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं उनकी बात कर रही हूँ। उसके बाद बात करते हैं टेंडन ट्रांसफ़र की। तो टेंडन ट्रांसफ़र के लिए जो मिनिमम एज चाहिए सबसे पहले दैट इज़ 5 ईयर्स। एंड इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो पैर है, जैसे कि हमने पढ़ा कि वो अंदर की तरफ हो जाता है, यानी कि इन्वर्ट हो जाता है। तो अंदर की तरफ वो इन्वर्ट तभी तो हो रहा है जब उस बच्चे में इन्वर्टर्स स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू द इवर्टर्स। यानी कि जो इवर्टर्स हैं पेरोनाई वगैरह वो तो वीक है, लेकिन जो टिबियालिस एंटीरियर एंड टिबियालिस पोस्टीरियर है इन्वर्टर्स वो स्ट्रॉन्ग है। तो इसी मसल के इम्बैलेंस को करेक्ट किया जाता है ट्रांसफ़र करके टिबियालिस एंटीरियर को टू द आउटर साइड ऑफ द फुट, क्योंकि ऑलरेडी टिबियालिस एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जो है वो स्ट्रॉन्ग है, यानी कि इन्वर्टर्स स्ट्रॉन्ग है। तो उनमें से एक को यानी कि टिबियालिस एंटीरियर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बाहर की साइड, जो कि अब एक्ट करने लग जाता है एज अ इवर्टर। तो अब इवर्टर्स स्ट्रॉन्ग हो गए तो इट बिकम्स वेरी ईजी कि हम उस बच्चे के पैर को अब अंदर की तरफ जो डिफ़ॉर्मिटी है उसको बाहर इवर्ट कर दे एंड डिफ़ॉर्मिटी को करेक्ट कर दे। तो इस तरीके से टेंडन्स को देख दाख के ट्रांसफ़र किया जाता है अकॉर्डिंगली कि क्या स्ट्रॉन्ग है क्या वीक है। नेक्स्ट है ड्रॉज ऑस्टियोमी। ऑस्टियोमी इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर ऑफ बोन कटिंग, एवरीवन नोज, ठीक है ना। टॉमी यहाँ पे भी वर्ड आ जाता है, दैट मीन्स समथिंग रिलेटेड टू द सर्जरी, एंड ऑस्टियो मीन्स बोन। तो इस प्रोसीजर में क्या होता है कि ओपन वेज ऑस्टियोमी होती है, ये किसकी, कैल्केनियम की। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से कैल्केनियम है, इस तरीके से ये ऐसे मीडियली रोटेट है, तो यहाँ से ऐसे कट लगा करके ट्रायंगुलर इसमें इस तरीके से बोन को ग्राफ्ट करके इसको सीधा कर दिया जाता है। सो दैट इज़ द ड्रॉयज ऑस्टियोमी, जिसमें कि क्या हो रहा है कि ये बेसिकली जो अंदर की तरफ हील जा रही है ना, यानी कि ये किसको करेक्ट कर रहा है, वैरस ऑफ द फुट को, वैरस ऑफ द हील को। जो ये अंदर की तरफ मीडियल की तरफ ये जो हील जा रही है ना कैल्केनियम, इसको करेक्ट करने के लिए हम ये ड्रॉयज ऑस्टियोमी को कैरिड आउट कर रहे हैं, जो कि मिनिमम एज 3 ईयर्स इसके लिए चाहिए, ठीक है। क्योंकि इससे पहले तक 3 साल से अगर पहले का बच्चा है तो उसमें जो कैल्केनियम होता है ना वो स्टिल एक कार्टिलेजिनियस स्टेज में होती है, एंड उसमें फिर हम ऑस्टियोमी परफॉर्म नहीं कर पाते। तो मिनिमम एज इसके लिए 3 साल चाहिए, जिसमें कि इस तरीके से हम वैरस में जो हील गई हुई है उसको करेक्ट करके सीधा कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इवांस प्रोसीजर। इसमें क्या होता है कि सॉफ्ट टिश्यू को रिलीज़ किया जाता है। आप फर्स्ट डायग्राम में देखिए किस तरीके से आपके जो कैल्केनियो क्यूबॉइड है वो इस तरीके से दूर दूर है, क्योंकि मीडियली पैर इस तरीके से मुड़ गया है तो इसमें स्पेस हो गई है। अब इसी में ही हम क्या करते हैं कि इसी कैल्केनियो क्यूबॉइडल का फ्यूजन कर देते हैं। सेकेंड उसमें देखिए, तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा जो पैर होता है, थोड़ा सा क्या मतलब वो करेक्टेड पोजीशन में आ जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से मुड़ा हुआ है, लेकिन इसके कैल्केनियो क्यूबॉइडल के फ्यूजन करने से ये बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है ना। सो इसमें ये बेसिकली यूज़ किया जाता है प्रोसीजर फॉर द नेग्लेक्टेड एंड द रिकरेंट, जो बार बार होता रहता है क्लब फुट बिटवीन द एज ऑफ 4 to 8 ईयर्स। तो 4 to 8 ईयर्स के बीच में इस प्रोसीजर को कैरिड आउट करके क्यूबॉइडल कैल्केनियो क्यूबॉइडल का फ्यूजन करके इस डिफॉर्मिटी को करेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वेज टार्सेक्टॉमी। इसमें क्या होता है कि बेसिकली एक वेज शेप को रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम द मिड टार्सल एरिया। तो ये जो मिड टार्सल एरिया है इसमें एक वेज शेप के बोन को निकाल दिया जाता है इस तरीके से,
ठीक है ना। एंड ये जब ये निकल जाएगा तो ये जो फुट टेढ़ा हो रखा है इसको इस तरीके से सीधा कर देते हैं। ठीक है, तो ये वेज बोन जो है वो कट करी जाती है डॉर्सोलेटरल साइड से। ठीक है ना, ऊपर की तरफ से इस तरीके से डॉर्सोलेटरल साइड से, जैसे कोन होता है ना, ऊपर से इस तरीके से निकाल लो। एंड जो पैर मीडियल की साइड मुड़ा हुआ है उसको फिर सीधा कर दिया जाता है। उसके बाद ये परफॉर्म किया जाता है नेग्लेक्टेड क्लब फुट में बिटवीन द एज ऑफ 8 to 11 ईयर्स। उसके बाद लास्ट प्रोसीजर जो हमारा है दैट इज़ द ट्रिपल आर्थ्रोडेसिस। ट्रिपल आर्थ्रोडेसिस में क्या होता है, सी आर्थ्रो मीन्स जॉइंट, आर्थो मीन्स जॉइंट एंड डेसिस मीन्स किसी भी चीज़ को जोड़ देना। डेसिस मीन्स जोड़ देना। तो आर्थ्रोडेसिस में क्या होता है कि फ्यूजन कर दिया जाता है 3 जॉइंट्स का, यानी कि जो 3 जॉइंट्स हैं उनका फ्यूजन कर दिया जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये ऊपर जो है दैट इज़ अ सब टैलर जॉइंट, ये जो है दैट इज़ अ टेलोनेविकुलर जॉइंट एंड ये जो है दैट इज़ अ कैल्केनियोक्यूबॉइडल जॉइंट। तो इन तीनों का फ्यूजन कर दिया जाता है और ये परफॉर्म किया जाता है एट द एज ऑफ 12 ईयर्स, क्योंकि इससे पहले जो बोन्स होती हैं वो कार्टिलेजिनस होती हैं और इस तरीके से हम उसको फ्यूज़ नहीं कर सकते। सो हर प्रोसीजर का एक पर्टिकुलर एज है, उससे पहले वो नहीं किया जा सकता, तो उसी पर्टिकुलर एज में उसको फॉलो किया जाता है। एंड द लास्ट इज़ द एलिजार्वो टेक्निक। एलिजार्वो टेक्निक में क्या होता है कि ग्रेजुअल स्ट्रेचिंग की जाती है एक एक्सटर्नल फिक्सेटर को दे करके, और आफ्टरवर्ड्स जो करेक्ट हो जाता है स्ट्रक्चर उसको प्लास्टर कास्ट में मेंटेन कर दिया जाता है। और ये भी नेग्लेक्टेड एंड जो बार बार क्लब फुट होता है रिकरेंट, ये भी नेग्लेक्टेड क्लब फुट में किया जाता है। तो एलिजार्वो में सिंपल है कि आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो एक बाहरी फिक्सेटर की मदद से, और जैसे ही फुट एक करेक्टेड पोजीशन में आया आपने उसको प्लास्टर कास्ट में बांध दिया। सिंपल, ओके। अब देखते हैं मेथड्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ दिस करेक्शन। सो कभी कभार करेक्टेड पोजीशंस को काफ़ी सारे स्प्लिंट्स की मदद से पोजीशन पे रखा जाता है। मोस्ट पॉपुलर जो स्प्लिंट है दैट इज़ द डेनिस ब्राउन स्प्लिंट। CTEV स्प्लिंट्स हम यूज़ करते हैं, डेनिस ब्राउन स्प्लिंट्स हम यूज़ करते हैं। ये थ्रू आउट द डे यूज़ किया जाता है बिफोर द चाइल्ड स्टार्ट वॉकिंग। ठीक है ना, जब तक बच्चा चल नहीं रहा है थ्रू आउट द डे वो इसको यूज़ करेगा, लेकिन जैसे ही वो वॉक करने लगेगा ये सिर्फ नाइट में यूज़ किया जाता है। और जो CTEV स्प्लिंट है वो डे में यूज़ किया जाता है। तो डेनिस ब्राउन स्प्लिंट्स का वॉकिंग या फिर जब बच्चा वॉक नहीं कर रहा है उसके बेस पे इसका यूज़ है। उसके अलावा CTEV के शूज़ यूज़ किया जाता है जिसका बेसिकली एक स्ट्रेट इनर बॉर्डर होता है। देखो नॉर्मल शूज़ का इस तरीके से कर्व होता है, लेकिन CTEV के बच्चे का ऐसे जो अंदर का इनर बॉर्डर होगा ना वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, बिकॉज ऑलरेडी बच्चे का पैर मीडियल साइड मुड़ा हुआ है। अगर जूते में भी शेप दे देंगे तो वो तो मुड़ा का मुड़ा ही रहेगा। तो जूते को इनर साइड इनर बॉर्डर को स्ट्रेट कर दिया जाता है ताकि काफ़ी हद तक अंदर पैर उसका मुड़ा ना रहे और वो भी सीधा रहे। ठीक है, तो स्ट्रेट इनर बॉर्डर कर दिया जाता है किस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, 4 फुट अडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। तो इस जूते में 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले अंदर का बॉर्डर स्ट्रेट हो जाता है 4 फुट अडक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। सेकंड, जो इसका आउटर शू होता है, बाहरी जो हिस्सा होता है उसको रेस कर दिया जाता है फुट के इन्वर्जन को रोकने के लिए। एंड थर्ड क्या होता है कि इसमें कोई हील नहीं होती। देखो नॉर्मल फुट में इस तरीके से हील है, इसमें थ्रू आउट एक ही जैसा हील रहेगा, अगर रहेगा भी तो ऐसे पर्टिकुलर हील नहीं रहेगी। और फिर ये क्या होता है, इक्वाइनस को ये प्रिवेंट करता है, क्योंकि इक्वाइनस में ऑलरेडी बच्चे का पैर जो है वो प्लांटर फ्लेक्स्ड है। तो अगर इस तरीके से हील दे देंगे तो प्लांटर फ्लेक्स में रहेगा, तो उसको इक्वाइनस को प्रिवेंट करने के लिए हील नहीं रहती, बिल्कुल फ्लैट फुट रहता है।